कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 20। अभी तक अपने पढ़ा। त्रिशा, आप भी ना मुझे दादी माँ से बात करवा देते ना। पता नहीं दादी माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। विक्रम, वो हमारी दादी माँ हैं, उन्हें सब पता होता है। तुम क्या समझती हो, दादी माँ कुछ नहीं समझती है। त्रिशा, फिर भी विक्रम जी, दादी माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में। विक्रम, जाने दो उस बारे में। और आज तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया है, चलो बोलो अब। त्रिशा विक्रम के नाक को दांत से काटते हुए मजाक करती है। त्रिशा, कोई ज़बरदस्ती है क्या मिस्टर सिंघानिया? अब आगे। विक्रम, हाँ, तुम्हारा मुझे हैप्पी बर्थडे बोलना मेरे लिए स्पेशल है। त्रिशा विक्रम के नाक को जिस जगह को काटी थी उसे जगह पर अपने होठ रख देती है। त्रिशा शरारत से, हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड, आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, आपकी हर विश पूरी हो, आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। विक्रम मुस्कुराकर मजाक करते हुए, बस यार, मैं इतने सारे कामों में बिजी रहूँगा तो तुम्हारा ख्याल कब रखूँगा। त्रिशा भी मुस्कुरा देती है। विक्रम के बात को सुनकर दोनों कुछ देर और बात करके हैं, फिर रेडी होकर बाहर घूमने जाते हैं। विक्रम त्रिशा को हर जगह घुमाता है। त्रिशा बहुत खुश थी घूमकर। शाम को दोनों होटल वापस आते हैं। त्रिशा ने फिर से विक्रम के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करवाई थी। बालकनी पूरी तरह से फूलों और लाइटों से डेकोरेट थी। एक बार फिर विक्रम को त्रिशा की सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। विक्रम त्रिशा को बाहों में प्यार से भर लेता है। विक्रम, और कितनी सरप्राइज देगी जान, बस करो, मुझे संभालना नहीं जाएगा। त्रिशा मुस्कुराकर, आप खुश हैं ना? विक्रम, बहुत ज़्यादा। त्रिशा विक्रम से दूर होकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। बालकनी में डिनर टेबल सजा था, वहाँ ले जाकर चेयर पर बिठा देती है। विक्रम के लिए अपने हाथों से खाना सर्व करती है। विक्रम तो बस त्रिशा को देखे जा रहा था। त्रिशा विक्रम को इशारा करती है खाना खाने के लिए। विक्रम खाने की प्लेट को देखता है, उसके पसंद का हर एक चीज़ था। विक्रम पहला निवाला त्रिशा को खिलाता है। त्रिशा विक्रम को ना कहती है तो विक्रम त्रिशा को खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। त्रिशा विक्रम को ज़्यादा मना नहीं कर पाती है और खा लेती है। इसी तरह से दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। थोड़ी देर बाद विक्रम का मोबाइल बजता है। विक्रम मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर खुश हो जाता है। त्रिशा भी विक्रम को खुश से देखकर मुस्कुरा देती है। विक्रम कॉल रिसीव कर हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नियति, विक्रम की छोटी बहन। हैप्पी बर्थडे भाई। विक्रम मुस्कुरा कर, थैंक यू सो मच न्यू, अपने भाई को बर्थडे विश करने के लिए तुझे अभी टाइम मिला है। नियति, सॉरी भाई, दिमाग से निकल गया था। आप बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए? आपकी न्यू अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी दे सकती है। विक्रम, तू बस जयपुर जल्दी से आ जा। विक्रम त्रिशा की तरफ देखकर, तेरे लिए मैंने एक सरप्राइज रखा हूँ, तू उससे मिलेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। नियति, ओके भाई, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगी। आपने बताया नहीं कि आपने मुझे माफ़ किया कि नहीं। विक्रम, माफ़ी किस बात की न्यू, मैं तुमसे नाराज था ही नहीं। नियति खुश होकर, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। विक्रम, पागल, भाई को कोई थैंक यू बोलता है क्या? नियति, ठीक है भाई, मैं कॉल रखती हूँ और जल्द आने की कोशिश करूँगी। विक्रम, इंतज़ार रहेगा। और ये आवाज़ कैसी है न्यू, तुम्हारे साथ कोई है क्या? नियति ये सुनकर घबरा जाती है और जल्दी से विक्रम के सवालों का जवाब देती है। नियति, अरे नहीं भाई, मेरी फ्रेंड है, मुझसे बाहर चलने को बोल रही है, मैं कॉल रख रही हूँ, किसी और दिन बातें करते हैं हम लोग। विक्रम, ठीक है, अपना ख्याल रखना न्यू, लव यू बच्चा। नियति, लव यू टू भाई। कॉल कट होने पर त्रिशा विक्रम से पूछती है, त्रिशा आप बहुत प्यार करते हैं ना नियति से? विक्रम मुस्कुराते हुए, हाँ जान, न्यू से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उस समय एक वही ही थी जो मेरे जीने की वजह, उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को भी तैयार हूँ। त्रिशा, आप भाई बहन कितने लकी हैं विक्रम जी, दोनों एक दूसरे को प्यार मिला है। विक्रम त्रिशा को खुश करने के लिए उसे बाहों में भर लेता है। विक्रम, न्यू के साथ मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जान। तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं मेरी न्यू के आगे जाने से तुम्हें इग्नोर करूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अब मेरे लिए मेरा पहला प्रायोरिटी हो। मैं
कोशिश करूँगा घर के हर सदस्य को खुश रख सकूँ। दूसरी तरफ जयपुर में गिन्नी के मोबाइल पर मैसेज आता है। गिन्नी मैसेज ओपन कर मैसेज पढ़ती है जिस पर सिद्धार्थ का मैसेज लिखा था। सिद्धार्थ, तुम रेडी हो ना मेरे मुंह मीठा करवाने के लिए? मैं क्रिस को लेकर आ रहा हूँ कुछ ही देर में तुम्हें पिक करने के लिए, तुम तैयार रहना। गिन्नी को मैसेज पढ़कर कुछ तो अलग रहा था। मुंह मीठा करवाना। गिन्नी अपने मन में खुद से, ये सिद्धार्थ सर के कहने का मतलब मुझे अजीब क्यों लग रहा है? कहीं सर मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं? ना जी भी हो, मुझे डरना नहीं चाहिए। क्रिस भी तो मेरे साथ रहेगा ही। कुछ देर बाद गिन्नी के घर के बाहर गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई देती है। गिन्नी की मम्मी गिन्नी को आवाज़ देती है कि गिन्नी, इस तरह सिद्धार्थ सर बाहर बुला रहे हैं। गिन्नी अपना पर्स लेकर बाहर चली जाती है। सिद्धार्थ और क्रिस उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गिन्नी गाड़ी के पास पहुंचती है, सिद्धार्थ आगे का दरवाज़ा खोल देता है। क्रिस गिन्नी को सामने वाले सीट पर बैठने को बोलता है। क्रिस मासी, आप यही सामने वाली सीट पर बैठिए ना, फिर मैं आपके गोदी में बैठूंगा। गिन्नी सिद्धार्थ को देखती है तो वो भी उससे इशारे करके बैठने को बोलता है। गिन्नी सिद्धार्थ के बगल में बैठ जाती है। गिन्नी के बैठते ही सिद्धार्थ उसे सीट बेल्ट लगाने का इशारा करता है। गिन्नी भी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है लेकिन उससे लगती ही नहीं है। जब मजबूरन सिद्धार्थ को ही लगाना पड़ता है। जैसे ही सिद्धार्थ गिन्नी के करीब जाता है, गिन्नी की धड़कन तेज हो जाती है। सिद्धार्थ भी अपनी धड़कन को तेज महसूस करता है। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर सिद्धार्थ जल्दी से सीट बेल्ट को लगाकर दूर हो जाता है। क्रिस सिद्धार्थ से, चाचू जल्दी गाड़ी स्टार्ट कीजिए ना। सिद्धार्थ गाड़ी स्टार्ट करते हुए, ओके करता हूँ बच्चा, आप इतना क्यों जल्दी जाना चाहते हैं? क्रिस मुस्कुराकर, ओह चाचू आप नहीं समझेंगे, आप बस जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कीजिए और दोहरा दीजिए। सिद्धार्थ जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे बढ़ा देता है। मनाली में दूसरे दिन त्रिशा कुछ काम से अपने रूम से बाहर आई हुई थी। एक लड़का और लड़की एक दूसरे को किस कर रहे थे। त्रिशा उन दोनों को देखकर नजरें नीचे कर जाने लगी कि उस लड़की की नज़रें त्रिशा पर चली गई। अपने बॉयफ्रेंड को दूर धकेले कर त्रिशा को डांटने लगी। लड़की, ओ बहन जी, आपको दिखाई नहीं दिया है कि यहाँ पर हम दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और तुम अपने नज़रें फेर कर चली जा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे हम दोनों को किस करते हुए देखकर? त्रिशा को गुस्सा आई थी। उस लड़की की बातें सुनकर उसने जाते हुए रुक गई थी और अपनी नज़रें ऊपर कर उस लड़की को देखने लगी। उस लड़की का चेहरा देखकर उसके चेहरा जाने पहचाने सी लग रही थी। उसने याद करने की कोशिश की, उसे याद ही नहीं आ रही थी। उस लड़की ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोलती है, लड़की, क्या हुआ बहन जी, आप से पहले तुमने इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी है क्या? त्रिशा कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने लगी कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसी लड़की से कहा, जो जैकी उस लड़की का बॉयफ्रेंड। कमान डार्लिंग, तुम इस बहन जी टाइप के लोगों के मुंह मत लगो। ये इंडिया है, यहाँ ऐसे ही बहुत ज़्यादा बहन जी टाइप के लड़कियाँ मिलेंगी। तुमने इस बहन जी के लिए हमारा लवली मोमेंट को ख़राब कर दिया। अब तो मेरा मूड भी ख़राब हो चुका है। लड़की जैकी के गाल पर हाथ रखकर, सॉरी बेबी, तुम नहीं, कैसे मेरी नज़र इस बहन जी की ऊपर चली गई। हम रूम में चलकर कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना बोलकर उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड जैकी को खींचते हुए अपने रूम की ओर लेकर जाने लगी और साथ में त्रिशा को भी घूरकर देख रही थी। उस लड़की को भी त्रिशा के देखकर अपना मन महसूस हो रही थी। त्रिशा भी याद करने की कोशिश कर रही थी, उसने ज़रूर कहीं ना कहीं इस लड़की को देख चुकी थी। त्रिशा सोचते हुए रूम में चली जाती है। विक्रम, जो वॉशरूम में अभी अभी शावर लेकर बाहर आया था और टॉवल को कमर में लपेटा हुआ आईने के सामने खड़ा था, त्रिशा को रूम में आते देखकर उससे पूछता है कि तुमने अच्छे से गार्डन में वॉक किया ना? विक्रम की आवाज़ सुनकर त्रिशा विक्रम को देखती है। विक्रम, क्या हुआ जान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम बोल रही थी कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने ही कुछ देर के लिए तुम्हें गार्डन में वॉक करने भेजा था। अब तुम ठीक महसूस कर रही हो ना कि हम डॉक्टर के पास चले? त्रिशा विक्रम को गौर से देखते हैं। विक्रम का चेहरा और उस लड़की का चेहरा एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते थे। त्रिशा, विक्रम जी, न्यू इस वक्त कहाँ है? विक्रम अब आईने की तरफ मुंह घुमाकर बाल बनाते लगता है और त्रिशा को बताता है कि न्यू नियति अमेरिका में है और आज तुम मुझसे ये सा क्यों पूछ रही हो? त्रिशा विक्रम को बताना चाहती थी कि उसने अभी अभी एक लड़की से मिली है जिसका चेहरा नियति से काफ़ी मिलता जुलती है। फिर कुछ सोचकर रुक जाती है त्रिशा अपने मन में, अभी नहीं। त्रिशा, विक्रम जी को कुछ बात बताना, अगर वो लड़की हमारी नियति नहीं हुई तो वही
कहीं विक्रम जी तुम्हें ना गलत समझने लगे, इसलिए अभी कुछ भी बताना सही नहीं रहेगा। विक्रम अब त्रिशा के पास पहुंचकर उसे प्यार से निहारने लगा। विक्रम क्या हुआ जान, तुमने जवाब नहीं दिया। अच्छा अब ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि अब तुम कैसा महसूस कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना? क्या हम आज शॉपिंग पर चल रहे क्या? त्रिशा हाँ अभी ठीक हूँ, हम रेडी होकर शॉपिंग पर चलेंगे और मुस्कुराकर क्रिस के लिए बहुत सारा गिफ्ट भी लेना तो है। आपको पता है विक्रम जी, क्रिस ने फरमाइश की है कि उसे वीडियो गेम चाहिए, उसके दोस्त के पास वैसा वाला। विक्रम हाँ बाबा ठीक है, जनाब की फरमाइश ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि उसकी वजह से मुझे भी मेरी बीवी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान नजर आती है। विक्रम के ऐसे बोलने पर त्रिशा शर्माते हुए वॉशरूम में जाने लगी। विक्रम उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे शरारत से देखने लगा। त्रिशा विक्रम की शरारत को समझ गई और अपना हाथ छुड़ाने लगी। विक्रम ने फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। त्रिशा को नज़र विक्रम के टॉवल पर चली गई। त्रिशा शरारत से विक्रम के टॉवल को पकड़ लेती है। त्रिशा विक्रम जी छोड़िए मेरा हाथ, नहीं तो मैं आपके टॉवल को खींच दूंगी। इतना बोलकर त्रिशा विक्रम के टॉवल को पकड़ लेती है। विक्रम मुस्कुराकर नुकसान तुम्हारा ही होने वाला है जान, तुम मेरा टॉवल खींचो या ना खींचो, इसलिए तुम चुपचाप खुद को मुझे सौंप दो। त्रिशा विक्रम के करीब आकर उसके चेहरे को अपनी उंगली से सहलाने लगी। विक्रम मदहोश होने लगा तो त्रिशा मौके का फ़ायदा उठाकर वॉशरूम में चली जाती है। विक्रम होश में आकर मुस्कुरा देता है कि उसे वॉशरूम में त्रिशा की उल्टी करने की आवाज़ सुनाई देती है। विक्रम जल्दी से वॉशरूम में तरफ चला जाता है और ना पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है जान, तुम ठीक तो हो ना? त्रिशा कुछ नहीं बोल पा रही थी, जिस वजह से विक्रम और ज़्यादा परेशान हो जाता है। जल्दी से वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाता है। विक्रम क्या हुआ जान, तुम पहले दरवाजे खोलो। त्रिशा कुछ देर बाद नॉर्मल होकर दरवाज़ा खोलती है। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था, चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। विक्रम त्रिशा को जल्दी से बाहों में उठाकर बेड पर लाकर लेटा देता है। पानी पिलाकर उसके चेहरे को अपने रुमाल से पोंछता है। विक्रम त्रिशा के फिक्र करते हुए तुम्हें क्या हुआ है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? त्रिशा कमज़ोर आवाज़ में मुझे खुद पता नहीं भी है विक्रम जी, अचानक मुझे वो मीटिंग होने लगी है और सुबह से मेरा जी मचल आ रही थी। विक्रम हम लोग अभी हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे ना नहीं सुनना है। तुमने रात में भी तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाई थी, फिर अचानक से वो मीटिंग कैसे हो गया? त्रिशा भी विक्रम को ना नहीं कर पाती है। कुछ देर बाद विक्रम त्रिशा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर त्रिशा का ब्लड सैंपल लेता है। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर रिपोर्ट को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अपने करीब में कैबिन में ही बैठे विक्रम और त्रिशा से डॉक्टर मुस्कुराकर कांग्रेचुलेसन मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगा था कि फिर भी मैं कंफर्म होना चाहता था, आप पापा बनने वाले हैं। आपको मिसेज सिंघानिया का और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, इनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, खाना इन्हें टाइम पर रोज़ खिलाना होगा। विक्रम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अब सच में पापा बनने वाला है। त्रिशा भी ये सुनकर खुश थी और हैरान भी थी। दोनों हॉस्पिटल से निकलकर होटल चले जाते हैं। विक्रम रूम में त्रिशा को बाहों में भर लेता है। विक्रम थैंक यू सो मच जान, हम दोनों के प्यार की निशानी अब इस दुनिया में आने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, इसलिए तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। त्रिशा आप खुश है तो मैं भी खुश हूँ। विक्रम जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। विक्रम इस बार तुम मुझे मना नहीं कर पाओगी, तुम्हें कुछ ना कुछ मुझसे मांगनी चाहिए, प्लीज़ जान बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए। त्रिशा कुछ सोच कर तो फिर आप मुझे कुछ ना कुछ देना चाहते हैं तो क्या आना, आप मुझसे वादा कीजिए कि आगे जब भी मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मना नहीं करेंगे। विक्रम त्रिशा के हाथ को पकड़ किस करके वादा रहा, तुम जब भी मुझसे कुछ मांगोगी मैं मना नहीं करूँगा तुम्हें कुछ भी देने के लिए। क्या हम इस खुशी को घर के सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? खासकर दादी माँ को पता चलेगी कि तुम माँ बनने वाली हो तो देखना घर पर सबसे ज़्यादा खुश दादी माँ रहेगी। त्रिशा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। त्रिशा देख पा रही थी विक्रम के चेहरे की खुशी। विक्रम त्रिशा के से दूर होकर उसके पेट की तरफ देखकर विक्रम त्रिशा मैं एक बार तुम्हारे पेट पर हाथ रखना चाहता हूँ जान। त्रिशा विक्रम के हाथ को पकड़ अपने पेट पर रख देती है। विक्रम त्रिशा के पेट को सहलाते हुए वहीं घुटनों के बल बैठ विक्रम अपना होठ त्रिशा के पेट पर रख देता है। विक्रम के होठों को अपने पेट पर
फील करते हुए त्रिशा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। विक्रम एक बार फिर पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए, आपके बाहर आने का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रिंसेस, आप ना अपनी मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करना। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है, उससे परेशान देखकर मुझे भी चैन नहीं आएगा। त्रिशा अपनी आंखें छोटी करके विक्रम की घूरते हुए, विक्रम ने त्रिशा को इस तरह से घूरती हुई देखकर उसे पूछती है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या जान? त्रिशा विक्रम को उठाकर खड़े करवा देती है। त्रिशा, आपको प्रिंसेस चाहिए लेकिन मुझे प्रिंस चाहिए। विक्रम मुस्कुराकर, ठीक है, दोनों एक साथ इस दुनिया में आएंगे। तुम्हें क्या लगा बांके बिहारी जी, हम दोनों के लिए एक साथ प्रिंसेस और प्रिंस नहीं भेज सकते हैं? देखना जुड़वा बच्चे होंगे हमारे, मुझे मेरी प्रिंसेस मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारा प्रिंस। त्रिशा शर्मा रही थी विक्रम के बात सुनकर। विक्रम उसे वक्त दादी माँ के पास कॉल कर देता है और उन्हें त्रिशा के बारे में सारी बात बता देता है। दूसरी तरफ से दादी माँ खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दादी माँ, मेरी त्रिशा माँ बनने वाली है। मुझे लगा था त्रिशा मुझे मेरे परपोते की शक्ल बहुत जल्द दिखाएगी। मैं किस्मत वाली हूँ जिससे अपने घर के नई पीढ़ी को देखने को मिलेगी। घर पर सब इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश होंगे। कल मैं मंदिर जाकर पंडित जी को बोलूँगी कि मेरी त्रिशा के नाम पर एक हवन करवा दे, जिससे आने वाले दिनों में उसे ज़्यादा तकलीफ ना सहने पड़े। त्रिशा विक्रम और दादी माँ के बीच हो रही बातचीत को सुनकर अंदाज़ा लगा रही थी कि उसके प्रेग्नेंट होने पर सब कितने खुश हैं। उसे इस वक्त अपने बाबा को बहुत याद आ रही थी। विक्रम दादी माँ से बात करते हुए उसकी नज़र त्रिशा पर चली जाती है, जो किसी बात को लेकर सोच में पड़ी थी। कुछ देर और दादी माँ से बात करने के बाद विक्रम कॉल कट कर देता है और त्रिशा के पास आकर उससे पूछता है, या क्या हुआ है, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो? त्रिशा, आप ये क्या बोल रहे हैं? विक्रम जी, मैं भला खुश क्यों नहीं खुश रहूँगी? मैं बाबा के बारे में सोच रही हूँ। जब उनको पता चलेगा तो बाबा भी कितना खुश हो जाएंगे ना। विक्रम, हम लोग जब जयपुर जाएंगे तो बाबा से मिलने जाएंगे, उसी वक्त उन्हें सरप्राइज देंगे। देखना बाबा के चेहरे की खुशी उस वक्त। जयपुर शाम का वक्त। सिद्धार्थ के बहुत ही खूबसूरत पार्क के पास गाड़ी रोकता है। तीनों गाड़ी से बाहर आते हैं तो गार्ड गाड़ी की पार्किंग में ले जाता है। क्रिस पार्क की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होता है। क्रिस खुश होकर, वाह चाचू, ये पार्क तो बहुत खूबसूरत है ना। मासी गिनी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। सिद्धार्थ धीरे से मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कम से कम बच्चे की खुशी के लिए पार्क की थोड़ी तारीफ कर देती। क्रिस भी खुश हो जाता। सिद्धार्थ जानबूझकर गिनी को सुनाने के लिए ऐसे बोलता है ताकि गिनी कुछ बोले। जब से गाड़ी में बैठी थी गिनी कुछ बोली ही नहीं थी। उसकी आवाज़ सुनने के लिए सिद्धार्थ मरा जा रहा था। सिद्धार्थ की बातें सुनकर गिनी उसे घूरकर देखती है। सिद्धार्थ दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। सिद्धार्थ क्रिस से, आपको पता है क्रिस, यह जयपुर का सबसे खूबसूरत पार्क है। यहाँ पर हमेशा भीड़ ही भीड़ रहती है। क्रिस भी इधर उधर नज़रें घुमाकर देखता है तो सच में वहाँ पर बहुत भीड़ था। उसके हम उम्र के बच्चे भी पार्क में अपने मामा पापा के साथ हाथ पकड़कर घूम रहे थे। क्रिस के माइंड में एक आइडिया आता है और वह जानबूझकर सिद्धार्थ और गिनी का हाथ को पकड़कर अंदर चलने को बोलता है। क्रिस के हाथ पकड़ने पर सिद्धार्थ और गिनी एक दूसरे को देखते हैं। क्रिस दोनों को खींचते हुए अंदर ले जा रहा था। क्रिस, मासी चाचू चलिए ना, हम लोग भी अंदर चलते हैं और मस्ती करते हैं। फिर मैं कॉल पर मैया से बात करूँगा तो उन्हें बताऊँगा कि आप दोनों ने मेरा कितना ख्याल रखा है। गिनी, हम लोग चल रहे हैं, आप भी आराम से चलिए, कहीं आपको चोट ना लग जाए। क्रिस गिनी को खींचते हुए, मासी मुझे चोट नहीं लगता है, मैं स्ट्रॉन्ग बॉय हूँ ना, इसलिए आप सिद्धार्थ चाचू से ही पूछ लीजिए, मैं भी उनके साथ जिम करता हूँ। मासी, आपको पता है सिद्धार्थ चाचू का बॉडी कितना मस्कुलर है? सिद्धार्थ चाचू गुड्डो से एक ही हाथ से लड़ सकते हैं, उनके अंदर बहुत ताकत है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो सिद्धार्थ चाचू की तरह अपना बॉडी बनाऊंगा। आप कभी देखना ना चाचू का मस्कुलर बॉडी। सिद्धार्थ चाचू, अपनी मासी को किसी दिन अपना बॉडी दिखाना। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, क्रिस बेटा, मैं तो रेडी हूँ अपना बॉडी दिखाने के लिए। क्या आपकी मासी रेडी है देखने के लिए? गिनी अपने दांत को पीसते हुए, आप बच्चे से कैसी बातें कर रहे हैं सर? सिद्धार्थ, यार हम लोग अभी ऑफिस में नहीं है तो प्लीज़ तुम ना मुझे सिद्धार्थ कहकर ही बुलाओ, सर बोलने की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ऑफिस आओगी तो तुम मुझे सर बोल सकती हो। त्रिशा समझ रही थी कि सिद्धार्थ उसके साथ किस तरह के प्रैंक होने की कोशिश कर रहा था। तीनों एक साथ पार्क के अंदर
चले जाते हैं। कुछ देर तक वहाँ पर मस्ती करने के बाद तीनों बाहर आते हैं। सिद्धार्थ, क्रिस और गिनी से यहाँ पर बहुत अच्छे से चाट मिलती है। जो कोई भी यहाँ का चाट एक बार खा लेता है तो उसे हमेशा याद रहता है यहाँ का चाट, और जलेबी भी बहुत टेस्टी होती है। वैसे मिस गिनी, तुम मुझे जलेबी खिलाकर मेरा मुंह मीठा करवा सकती हो? गिनी ठीक है बोलकर 3 प्लेट जलेबी ऑर्डर करती है और साथ में चाट भी। तीनों ने जब चाट और जलेबी खाई तो उन्हें भी यकीन हो गया कि सिद्धार्थ सही बोल रहा था। क्रिस अपने उंगली के इशारे से सिद्धार्थ को नाइस बोलता है। सिद्धार्थ अब गिनी के कुछ बोलने का इंतजार करता है। गिनी जानबूझकर कुछ नहीं बोलती है। सिद्धार्थ लगता है किसी को पसंद नहीं आया यहाँ का चाट और जलेबी, इसलिए तो चुपचाप नीचे सर झुकाकर खाए जा रही है। क्रिस गिन्नी से, मासी आप भी चाचू को बता दीजिए ना कि आपको भी चाट और जलेबी बहुत टेस्टी लगा। गिन्नी मुंह बनाते हुए हाँ ठीक है। सिद्धार्थ उदास हो जाता है। गिन्नी की आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ, अच्छा बस तुम्हें ठीक लगा। गिन्नी मुस्कुराकर, बहुत अच्छा लगा। अब मैं त्रिशा को लेकर किसी दिन यहाँ आऊँगी। मुझे तो इस जगह के बारे में पता नहीं था, वरना मैं और त्रिशा यहाँ भी पहुँच जाते। करीब 3 घंटे बाद वो लोग गिन्नी के घर पहुँच जाते हैं। गिन्नी को घर छोड़ने के बाद गिन्नी की मम्मी सिद्धार्थ को घर के अंदर आने को बोलती है। सिद्धार्थ आना नहीं चाहता था, लेकिन वो उन्हें ज़्यादा मना नहीं कर पाया और सिद्धार्थ गिन्नी के घर के अंदर चला गया। गिन्नी के मम्मी सिद्धार्थ के सोफे पर बैठने को बोलती है और किचन से कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। गिन्नी और सिद्धार्थ एक दूसरे को देखते हैं तो गिन्नी अपने नज़रें नीचे कर वहाँ भी किचन की ओर चली जाती है। सिद्धार्थ अपने मन में, सिद्धार्थ गिन्नी एक ना एक दिन तुम मेरी ही बनोगी। आज नज़रें फेर रही हो तो क्या हुआ, तुम खुद मेरे करीब आने के लिए उत्सुक रहोगी। उस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। गिन्नी की मम्मी ट्रे में कॉफ़ी का कप लेकर आती है और सिद्धार्थ के तरफ बैठा देती है। सिद्धार्थ कॉफ़ी का सिप लेकर गिन्नी की मम्मी के हाथों का तारीफ करते हुए कहता है, सिद्धार्थ वाह आंटी जी, आपके हाथों में तो जादू है। कॉफ़ी बहुत अच्छा बना है। ऐसा कॉफ़ी तो मैंने आज तक कभी नहीं पिया। गिन्नी की मम्मी, अगर ऐसी बात है तो आप रोज़ क्यों नहीं आ जाते मेरे हाथ का कॉफ़ी पीने के लिए? सिद्धार्थ खुश होकर, ओके आंटी जी ठीक है, अब मैं रोज़ आऊँगा आपको हाथ का कॉफ़ी पीने के लिए। गिन्नी की मम्मी भी खुश हो जाती है सिद्धार्थ के बात सुनकर। वह भी कहती है कि ठीक है, आप रोज़ आ जाना, मैं आपके लिए रोज़ कॉफ़ी बना दूँगी। गिन्नी बीच में, मम्मी सिद्धार्थ जी रोज़ नहीं आ पाएंगे कॉफ़ी पीने के लिए। विक्रम सर इस वक्त शहर से बाहर है तो सिद्धार्थ सर ही ऑफिस संभाल रहे हैं, तो उनको टाइम कहाँ मिलेगा रोज़ रोज़ यहाँ आने के लिए। सिद्धार्थ मुस्कुरा कर, कोई बात नहीं गिन्नी, मैं तुम्हें ऑफिस से घर छोड़ने आऊँगा, इसी बहाने कॉफ़ी भी पी लूँगा। क्यों आंटी जी, कैसा रहा मेरा आइडिया? इतना बोलकर सिद्धार्थ गिन्नी की मम्मी को देखकर धीरे से अपनी आंखें दबा देता है। गिन्नी की मम्मी भी सिद्धार्थ के इशारे को समझ जाती है और वह भी बोलती है कि हाँ सिद्धार्थ ठीक बोल रहा है बेटा, आप गिन्नी को ऑफिस से घर छोड़ देना और आप भी कॉफ़ी भी पीकर चले जाना। क्रिस जो घर आते ही गिन्नी के रूम में चला गया था, वह भी बाहर आकर बोलता है कि ये अच्छा है, फिर हम और किसी दूसरे दिन भी घूमने जा सकते हैं। गिन्नी का मुंह बंद हो चुका था, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी उन लोगों के सामने। गिन्नी मुंह बनाते हुए अपने रूम में चली जाती है। गिन्नी के जाते ही सिद्धार्थ हंसते हुए त्रिशा की मम्मी से बोलता है, सिद्धार्थ आंटी जी आपकी बेटी तो बहुत तेज है, पता नहीं इसे मैं आगे कैसे संभाल पाऊंगा। त्रिशा की मम्मी सिद्धार्थ के बगल में बैठते, मेरी बेटा गिन्नी बहुत अच्छी है, बस उसे थोड़ा समय लगेगा सब कुछ समझने के लिए और आपको भी उसे समय देना होगा। सिद्धार्थ आंटी जी, इसलिए तो मैं उसके करीब रहने की कोशिश करता हूँ ताकि वो मुझे अच्छे से समझ जाए। विक्रम भाई ने बताया था कि अभी भी उनकी तरफ है। अभी यही चाहती है कि गिन्नी की शादी मुझसे हो। अगर आप यही चाहती है तो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा आंटी जी। मैं ही आपका दामाद बनूंगा, आपकी बेटी को एक में ही झेल सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं। इतना बोलकर सिद्धार्थ हंसने लगा। क्रिस अपनी आंखें छोटी करके, चाचू ये दामाद क्या होता है? मैं भी दामाद बनना चाहता हूँ आपकी तरह। गिन्नी की मम्मी और सिद्धार्थ क्रिस की बातें सुनकर जोर से हंस पड़ती है।
गिनी की मम्मी हंसते हुए, क्रिस बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, आप जब बड़े हो जाओगे तो किसी के दामाद बनोगे। जिस लड़की की शादी आपसे होगी उस लड़की के मम्मी पापा के दामाद आप बनोगे। क्रिस से दामाद बनने के लिए किसी से शादी करनी पड़ती है क्या? सिद्धार्थ क्रिस के बाल को बिगाड़ते हुए, आपके ये सारी बातें अभी समझ नहीं आने वाली है, आपको अभी बहुत बड़ा होना है, उसके बाद आप अपने आप ही सारी बातें समझ जाओगे। आप अपने मासी के गुड नाइट बोलकर आइए, फिर हम लोग घर चलते हैं। क्रिस हाँ में सर हिलाकर गिनी के रूम में चला जाता है। गिनी की मम्मी क्रिस की तारीफ करते हुए, गिनी की मम्मी क्रिस की प्यारी बातें सुनकर कोई भी हंसने को मजबूर हो जाएगा। सिद्धार्थ ये बात तो है आंटी जी, आपको पता है क्रिस के असली पापा भी बिल्कुल क्रिस की ही तरह है। भाई बता रहे थे मुझे क्रिस के पापा के बारे में, क्रिस अपने पापा पर गया है। गिन्नी की मम्मी अक्सर बेटा अपने पापा पर ही जाता है और बेटी अपनी मम्मी पर, इसलिए क्रिस भी अपने पापा पर गया होगा। मनाली विक्रम त्रिशा का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा, उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। त्रिशा विक्रम को उसका केयर करते हुए देखकर बहुत खुश थी। जब से विक्रम को पता चला था कि त्रिशा प्रेग्नेंट है तब से विक्रम के बहुत सारा बदलाव आ गया था। गूगल से सर्च कर ये जानने की कोशिश करता था कि प्रेग्नेंट औरत का ख्याल किस तरह से रखते हैं। त्रिशा विक्रम को देखकर हंसती रहती थी क्योंकि विक्रम अब उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। उससे पूछता रहता कि तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है, बोलो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। त्रिशा विक्रम को अपने पास खींचकर बिठा लेती है, उसके सीने में अपने सर को रखकर उसे कसकर पकड़ लेती है। त्रिशा मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको ज़रूर बोलूँगी मिस्टर सिंघानिया। फ़िलहाल अभी आप मेरे पास ऐसे ही बैठिए ना, मुझे आपकी बातों में बहुत सुकून मिल रहा है। विक्रम त्रिशा को और कसकर बाहों में भर लेता है, उसके सर पर अपने होठ रखकर। विक्रम मेरी तरह हर किसी को इतनी ही खुशी मिलती होगी ना जब उन्हें पता चलता होगा कि वो लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। त्रिशा मुझे उन लोगों का पता नहीं विक्रम जी, लेकिन आपको इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। विक्रम त्रिशा के बात किए जा रहा था और त्रिशा विक्रम की बातें सुनते ही कब उसे नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। कुछ घंटे बाद त्रिशा की आंखें खुलती है तो उस देखती है कि वो रूम में अकेली है और विक्रम वहाँ पर नहीं था। त्रिशा उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, आवाज़ भी देती है। विक्रम उसे कभी भी नज़र नहीं आ रहा था। बालकनी में भी जाकर देखती है, वॉशरूम में भी जाकर देखती है, विक्रम नहीं कहीं नहीं था। तब त्रिशा अब रूम से बाहर आकर विक्रम को ढूंढने जाती है। होटल रूम के कॉरिडोर में जाते हुए उसे किसी की बात सुनाई देती है, एक शख्स जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। जय की उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। यार वह लड़की बहुत ढीठ है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह अब मेरे प्यार के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। बहुत जल्द मैं उसे बेड तक भी ले आऊँगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम दोनों ने किस हुआ है, वरना वो लड़की तो इसके लिए भी तैयार नहीं थी। वो बहुत पागल पर बेलना पड़े हैं मुझे उसके किस के लिए। अच्छा वह सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें बोला था क्या तुमने उसे मंगा लिया? अगर मंगा लिया है तो उसे यहाँ का एड्रेस भेज देना। दूसरे तरफ की आवाज़ को सुनकर वह जैकी फिर से बोलता है, जैकी वो अच्छा तुमने उसे पहले ही भेज दिया है, ठीक है मैं यहाँ के मैनेजर से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि मेरे नाम का कोई पार्सल आया है कि नहीं। कुछ देर बाद दूसरे तरफ की आवाज़ को सुनकर फिर बोला, जैकी उसे खिलाने के बाद वह मेरी बाहों में अपने आप आ जाएगी, मुझे उसे फोर्स नहीं करना पड़ेगा। एक बार मेरी बाहों में आ गई तो हम दोनों के बीच इंटीमेट होना कोई भी रोक नहीं पाएगा। हाँ हाँ मुझे पता है, उसे पता नहीं चलने दूंगा। त्रिशा एक पिघल कर पीछे खड़ी होकर उससे जैसे रोकी की बात सारी बातें सुन रही थी। उसे अब यकीन हो गया था कि उसने जो कल देखा था वो एक लड़का एक लड़की को किस करते हुए, यह वही लड़का है। शायद उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसके साथ हम बिस्तर होने चाहता है। त्रिशा वही खड़ी होकर सोचने लगी कि अगर इस लड़के के बारे अपने प्लानिंग के हिसाब से उस लड़की को फंसाया तो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ भी करके उस लड़की को इस लड़के से बचाना होगा, लेकिन कैसे मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। और ये विक्रम जी भी कहाँ चले गए हैं? अगर विक्रम जी यहाँ होते तो उन्हें इस लड़की की सारी सच्चाई बता देती। विक्रम जी ज़रूर कुछ न कुछ करते उस लड़की को बचाने के लिए। बाके बिहारी जी आपको आज मेरी हेल्प करनी होगी। उस लड़की की इज्जत का सवाल है, किसी की बहन और किसी की बेटी हो सकती है, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। त्रिशा अपने दोनों हाथ जोड़कर बांके बिहारी जी को याद करने लगी। कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल कर देती है तो वहाँ
लड़का रिसेप्शन की ओर जा रहा था। त्रिशा अपने रूम में चली जाती है और कुछ सोचने लगती है। कुछ सोचकर अपने रूम से बाहर आती है तो वो उस लड़की से टकरा जाती है जो कल उससे रूडली बात कर रही थी। त्रिशा जानती थी उस लड़की का बिहेवियर, इसलिए उसने पहले उस लड़की से माफ़ी मांग ली। त्रिशा, आई एम सॉरी, मेरी ही गलती है, मुझे ही देखकर चलना चाहिए था। त्रिशा क्यों उसकी बातें सुनकर आश्चर्य होने लगी क्योंकि उसने उससे बड़े ही नर्म लहजे में बात की। लड़की, इट्स ओके, होता है। वैसे बहन जी टाइप की आप इतनी जल्दी में किसको लेक्चर देने जा रही हैं? और कल के लिए मैं भी तुमसे सॉरी बोलती हूँ। मैंने तुमसे बेरुखी से बात की जबकि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। त्रिशा उस लड़की की बातें सुन रही थी। उसके चार सर चकराने लगी और वो ज़मीन पर गिरने वाली लगी कि उस लड़की ने आगे जाकर त्रिशा को पकड़ लिया, जिस वजह से त्रिशा ज़मीन पर नहीं गिरी बल्कि उस लड़की की बाहों में गिर गई। लड़की त्रिशा को आवाज़ देने लगी, लड़की, ओहो लो, क्या हुआ है आपको? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ओ बहन जी देखो तो तुम नॉर्मल ही लग रही हो, फिर ये आपको चक्कर कैसे आ गए? वह लड़की इधर उधर देखती है तो वो वेटर दूसरी तरफ आते हुए दिखे। उस लड़की ने उस दोनों को आवाज़ देकर अपने पास आने को बोल देने वेटर जल्दी से उसके पास जल्दी जाते हैं और त्रिशा को पकड़कर उसके रूम में ले जाते हैं। एक वेटर, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। उस वेटर ने डॉक्टर के पास कॉल किया और जल्दी से आने को बोलता है। उस लड़की जब त्रिशा के रूम में कदम रखा तो उसे उस रूम से कुछ जानी पहचानी महसूस होती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका अपना यहाँ रहता है। इधर उधर देखती है तो उसे कोई और नज़र नहीं आता। उस लड़की ने अपने मन में सोच रही थी, इस रूम में आने पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा अपना यहाँ रहता है। और यह लड़की जो बहन जी टाइप की दिख रही है, इससे पहले भी मैं कहीं मिली भी नहीं हूँ। वेटर की आवाज़ सुनकर वो लड़की अपने होश में आती है। वेटर, डॉक्टर आ रहे हैं, कुछ देर में पहुंच जाएंगे। करीब 10 मिनट बाद डॉक्टर त्रिशा के रूम में आते हैं और त्रिशा को चेक करती है। दोनों वेटर रूम से बाहर चले गए थे और डॉक्टर वह लड़की ही त्रिशा के रूम में थी। डॉक्टर चेक करने के बाद, आप लोगों को इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। इनके ज़्यादा स्ट्रेस मत आने दीजिए, नहीं तो ऐसे ही हमेशा चक्कर आते रहेंगे। आपको पता है ना कि ये माँ बनने वाली है। लड़की अपनी आंखें बड़ी करके, एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, मैं इन बहन जी को जानती नहीं हूँ। हम दोनों बाहर मिले थे कि मुझसे टकरा गई और कुछ मिनट बाद बेहोश होकर गिर गई। मैं तो इंसानियत के नाते इनको इनके रूम में लेकर आई और वेटर को बोलकर आपको बुलाने को बोला। डॉक्टर उस लड़की से माफ़ी मांगते हुए, आई एम सॉरी, मुझे लगा आप इनको जानती है, वो आप इनके रिलेटिव होंगे। ये किसके साथ है आपको इनको खबर कर देना, इनका ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। इस डॉक्टर ने उस लड़की को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से चली जाती है। लड़की त्रिशा को देखकर जो बेड पर बेहोश लेटी हुई थी, लड़की, दिख तो तुम अच्छी बहुत रही हो, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो, और ये तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? अभी तक रूम में आए ही नहीं है। लगता है उनको अपनी पत्नी की पड़ी ही नहीं है। इस तरह से इनको अकेला छोड़कर उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कुछ देर बाद त्रिशा होश में आती है तो उसकी नज़र सोफे पर बैठी उस लड़की पर चली जाती है जो एक मैगजीन पढ़ रही थी। त्रिशा उठकर बेड पर बैठ जाती है। त्रिशा, आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? और मुझे उस वक्त क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं आपसे टकराई थी और साड़ी बोली थी, उसके बाद कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। उस लड़की ने मैगज़ीन को वहीं टेबल पर रख कर खड़े होकर त्रिशा के पास आती है। लड़की, आपने दोनों हाथ को कमर में रखकर, लड़की थोड़े कड़क लहजे में, तुमको पता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी तुम इधर उधर घूमती रहती हो। और आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उसका आपकी परी नहीं है क्या? अभी तक कितनी देर हो गया है, वह रूम में आया ही नहीं, तुमको अकेले छोड़कर चला गया है। त्रिशा को उस लड़की की बातें सुनकर उससे लग रहा था जैसे कोई अपना ही उसे बड़े प्यार से डांट रही है। उसे लड़की की बातों में त्रिशा अपनापन का एहसास हो रही थी। त्रिशा मुस्कुरा रही थी कि उस लड़की की बातें सुनकर उस लड़की ने त्रिशा के चेहरे को देखा जो मुस्कुरा रही थी। लड़की अपनी नाक को फुलाते हुए, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? जैसे मैं कोई फ़नी जोक सुना रही हूँ। तुमको इतना भी समझ नहीं कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ क्योंकि तुम अपने ख्याल बिल्कुल भी नहीं
नहीं रखती। तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी खुद का ख्याल रखना भी नहीं आता। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पति, पता नहीं मुझे तुम्हें कैसे झेलते होंगे। तुम डांट खा रही हो और ऊपर से तो मुस्कुरा भी रही हो। मुझे अब चलना चाहिए, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। बॉयफ्रेंड सुनते ही त्रिशा उस लड़के का ख्याल आया जो कुछ देर पहले कॉल पर किसी से बात कर रहा था। त्रिशा उस लड़की से, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ और आप कहाँ से हैं? उस लड़की ने त्रिशा को बदतमीजी से जवाब दिया, लड़की तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहती हो? तुम मेरी भाभी थोड़ी हो जो मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। तुम्हें ये भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ। मेरा तो इंसानियत के नाते तुम्हारी हेल्प करने की है। तुम मुझे थैंक यू बोलने के बदले तुम मुझसे ही मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रही हो। सॉरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं चलते हूँ, भगवान न करे कि हम फिर कभी ना मिले। त्रिशा को थोड़ा सा बुरा लगा उस लड़की की बातें सुनकर, फिर भी वो मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलती है। उस लड़की ने मुंह बनाते हुए त्रिशा के रूम से चली जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ एक कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।